जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो आज के इस वीडियो पर आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूं क्लास 12th केमिस्ट्री के 50 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर हम लोग आंसर भी जानेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए दिया गया है यहाँ पर, शुद्ध जल की मोलरता होती है 50.5, 55.56 या 5.556 या 0.018। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शुद्ध जल की, ठीक है ना, मोलरता बतानी है, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि 55.56। तो आपको याद रखना शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56। ठीक है ना। अब आपको कमेंट करना 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही कर पाते हैं। ठीक है ना, बाद में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कमेंट बॉक्स में। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दिया गया है 0.2 m यानी कि मोल H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको ये कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल है। ठीक है ना, ऐसे न्यूमेरिकल भी आपके पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो 21.4 है यहाँ पर आपके, इसके बाद है 39.2, इसके बाद है 19.6, यहाँ पर फिर 9.8, जिसमें से राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 19.6। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। अणुसंख्य गुणधर्म कौन सा हो जाएगा भैया, मैंने बताया था अणुसंख्य गुणधर्म इसमें से, जैसे श्यानता, प्रसरण दाब हो गया, प्रकाशिक घूर्णन हो गया और पृष्ठ तनाव हो गया। जिसमें से आपको पता है कि जो परासरण दाब होता है ये क्या होता है, अणुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो अब इसमें आपका लीजिएगा मार्क, जो कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है ना, परासरण दाब का ये उदाहरण है। चलिए नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल सुक्रोज, फिर है आपका यहाँ पर 1 मोल क्या NaCl है ना, और यहाँ पर है 1 मोल K2SO4। तो यहाँ पर सबसे कम कौन सा वाष्प दाब, तो सबसे कम वाष्प दाब यहाँ पर हो जाएगा 1 मोल K2SO4। ठीक है ना, पोटेशियम सल्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। देखिए कौन सा गुण है ऐसा, देखिए ये सारे के सारे परासरण दाब के गुण है, अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है ना, जो कि हम बताए हैं आपको। तो वाष्प दाब, अवनमन, हिमांक, अवनमन, पृष्ठ तनाव या परासरण दाब। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर डिपेंड नहीं करता, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव एक ऐसा गुण है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। तीसरा ऑप्शन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, देखिए किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता, धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, या इनमें से सभी पर। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर यहाँ पर दिखेगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी पर। मतलब जो इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव है ना, वो इनमें से किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगा, धातु की प्रकृति पर भी नहीं, विलयन का ताप और विलयन की मोलरता माने कि इन सभी पर। तो नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात होता है। कितना होता है हाइड्रोजन का अनुपात, तो यहाँ पर हो जाता है 2.1। ठीक है, क्योंकि देखिए कह रहा है कि जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन, H2O आपका ये जल है। अब कह रहा है कि इसमें से आपको अपघटन से बनी जो ऑक्सीजन गैस होगी उसमें हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात, तो H2O मतलब कि 1 और 2:1 यानी कि ये आपका 2:1 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर आप इसे मार्क कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन कह रहा है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, मतलब ऐसी धातु जो सरलता से आसानी से ऑक्सीकृत हो जाए। कॉपर यहाँ पर, इसके बाद है सिल्वर, नेक्स्ट यहाँ पर एल्युमिनियम, फिर है एंटीमनी। जिसमें से राइट आंसर आप लगाएंगे एल्युमिनियम। यानी कि आपको पता है जो एल्युमिनियम होता है ये आसानी से क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत होता है। तो तीसरा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।
विशिष्ट चालकता की इकाई, विशिष्ट चालकता की इकाई आपकी यहाँ पर होती है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है राइट आंसर, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही आपका विशिष्ट चालकता कहलाता है। चलिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है, तो 99.9% अभिक्रिया का कितने समय में पूरी हो जाएगी? 16 मिनट में, 18, 32 या 40, कितने मिनट में होगी? तो यहाँ पर आपका 40 मिनट। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, तो इसको आप कर लीजिएगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर दिया गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का अर्धायुकाल, वेग स्थिरांक और अर्धायुकाल में क्या संबंध होता है? तो इसका आपको पता है कि इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, तो ये आपका अर्धायुकाल का जब व्यंजक निकालेंगे तो आपको मिलेगा, तो यहां पर यही आपका सही पहला ऑप्शन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यहाँ पर वेग नियतांक का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होता है, कितना होता है? तो लगभग ये आपका होता है अर्धायुकाल का 3.3 गुना। ठीक है, तो तीसरा यहाँ पर आपका सही है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडिक विलयन के स्कंदन में सबसे प्रभावी आयन या विलयन है? तो सबसे प्रभावी विलयन हो जाता है VaCl2। क्या होता है? VaCl2। नेक्स्ट देखिए, कोलाइडी को शुद्ध करने की विधि, तो शुद्ध करने की विधि को क्या कहते हैं? तो यहां पर हो जाएगा आपका अफोहन। ठीक है, अफोहन विधि, तो थर्ड नंबर सही है इसमें। अगला क्वेश्चन, हीलियम का मुख्य स्रोत, जो हीलियम गैस होती है वो कहाँ से ज़्यादातर पाई जाती है? मुख्य स्रोत कौन सा? तो यहाँ पर आपको हो जाएगा मोनोजाइट रेत। ठीक है ना, तो सेकेंड नंबर आप लोग इसमें टिक कर लीजिएगा, आपका मोनोजाइट रेत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपके सामने है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो यहाँ पर आपका आर्गन गैस। ठीक है ना, आर्गन आपका राइट आंसर है। देखिए, क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो क्लोरीन का प्रबलतम मतलब कि सबसे ज्यादा, तो HClO4 ये क्या होता है? प्रबलतम ऑक्सी अम्ल है, सेकेंड नंबर सही है। ठीक है ना, देखिए निम्न में से रंगीन आयन है या रंगहीन आयन है? कौन सा रंगहीन आयन है? Cu+, Cu2+, Ni2+ या Fe3+। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका Cu+। ठीक है ना, क्यूप्रिक आयन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय यौगिक है, अनुचुंबकीय यौगिक आपका FeSO4 आयरन सल्फेट। ठीक है ना, आयरन सल्फेट को बोलेंगे अनुचुंबकीय यौगिक। अगला देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रंगीन आयन का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब विद्यमान होंगे तब यहाँ पर रंगीन आयनों का निर्माण पॉसिबल होता है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर इसमें आपको कर लेना है। ठीक है, लगा लीजिए। चलिए अगला देखिए, तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसह संयोजन यौगिक नहीं बनाता? तो इनमें से कौन सा आयन होगा? तो आपका हो जाएगा Na+। ठीक है ना, सोडियम आयन, तो आपका फर्स्ट नंबर सही है इसमें, तो कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन है, एक आपका देखिए उपसह संयोजन यौगिक दिया गया है Cr, फिर इसके अंदर लिगेंड जुड़े हैं, तो ठीक है ना, एक्वा है, H2O का होला 4, फिर Cl2 है, तो इसमें प्लस है। यहाँ पर इसकी आयन की संख्या है। अब कह रहा है कि इसमें Cr जो है केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम, इसकी संयोजकता कितनी होगी, है ना, संयोजकता बतानी है, तो यहाँ पर इसकी संयोजकता 6 हो जाएगी। ठीक है ना, अगला देखिए, निम्नलिखित में से रंगहीन संकुल आयन है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा
ZnNH3 का होल ऑफ 4 2+, ठीक है। ये आपका NH3 आप जानते हैं एमीन होता है ना, जो कि लिगेंड है, और बाकी Zn आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। फास्जीन है, देखिए जो क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है, आपने तो सुना ही होगा, क्योंकि ये विषैली हानिकारक कहें तो फास्जीन गैस बनाती है। तो हमें बताना है फास्जीन गैस का फार्मूला कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर COCl2, याद रखिएगा COCl2, ये आपका फास्जीन का फार्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हैलोफार्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। हैलोफार्म मेथेन के, एथेन के, प्रोपेन के, बेंजीन के। तो ये किसके ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न होते हैं, तो मेथेन गैस के। किसके, मेथेन गैस, यहाँ पर आपका राइट है पहला ऑप्शन। इसके बाद देखिए यहाँ पर है 27 नंबर, CHCl3 यानी क्लोरोफार्म ऑक्सीकरण पर देता है, तो ये फास्जीन गैस देता है। मैंने आपको बताया है, क्योंकि इसको रंगीन बोतलों में बंद करके रखा जाता है। अगर ये ऑक्सीजन से और प्रकाश से रिएक्शन करता है तो फिर ये फास्जीन गैस बनाता है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, क्लोरोपिक्रिन का अणुसूत्र। देखिए क्लोरोपिक्रिन का अणुसूत्र कौन सा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CCl3NO2। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड नंबर सही है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, प्रशीतक के रूप में उपयोग होने वाला यौगिक। तो प्रशीतक के रूप में कौन सा यौगिक होता है, मतलब ठंडक के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा CF2Cl2, CF2Cl2, ठीक है ना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, क्लोरोफार्म का प्रयोग होता है, तो एक किसके रूप में, एक कीटनाशी के रूप में, फफूंदीनाशक के रूप में, अवशोषक या औद्योगिक विलायक के रूप में। तो राइट आंसर यहाँ पर औद्योगिक विलायक, ठीक है ना। इसमें 30 नंबर सही है, सॉरी चौथा 30 नंबर का। तो नंबर 4 आप लोग इसमें करेक्ट करेंगे। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल की मात्रा होती है 95 या 100 या 95.5 या 75%। तो यहाँ पर 95.5% होता है। कितनी मात्रा होती है, 95.5% परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल होता है, ठीक है। तो नंबर 4 आपका करेक्ट है, इसमें आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम कौन सा होता है। मतलब कि ग्लूकोज को आपको एथिल अल्कोहल में बदलना है, तो इसमें कौन सा एंजाइम यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिएगा सेकेंड नंबर आपका जाइमेस, ठीक है, सेकेंड नंबर आपका सही है इसमें। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि जल गैस में मेथिल अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक यहाँ पर बताना, तो आपका Al2O3 हो जाएगा, ठीक है, Al2O3 यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था ना, ल्यूकास अभिकर्मक, विक्टर मेयर परीक्षण। तो इनमें से ल्यूकास अभिकर्मक कौन सा है, तो आपको याद रखना सांद्र HCl और ZnCl2, ये आपका फर्स्ट नंबर इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के मिश्रण को बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक, पूछ लेता है, याद रखिएगा। एल्कोहल का परीक्षण होता है इससे। अगला देखिए, फिनाल का 0.20% विलयन निम्न में से किस रूप में कार्य करता है। तो एंटीसेप्टिक, प्रतिऑक्सीकारक, जरनाशक, एंटीबायोटिक। तो इसमें से एंटीसेप्टिक आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, पहला नंबर कर लीजिएगा। अगला देखिए, यहाँ पर दिया गया 36 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फिनाल, एनिलीन, बेंजीन, बेंजोइक एसिड। तो देखिए क्लोरोबेंजीन की क्रिया जब हम लोग क्यूप्रस ऑक्साइड से कराते हैं तो इसमें हमें क्या प्राप्त होगा अमोनिया से कराने पर, तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर एनिलीन। सेकेंड नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर दिया गया है, फार्मेलिन जलीय विलयन है फॉर्मल्डिहाइड का। तो बस आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। देखिए फार्मेलिन किसका है, तो फॉर्मल्डिहाइड का ही है। आप इससे मिलाएंगे, देखिए फार्मिक अम्ल भी है, लेकिन ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, यही भी नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 38 नंबर देखिए, एसिटिक अम्ल की क्रिया डाई एजोमेथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक मेथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, मेथेन, मेथिल एमीन। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेथिल एसीटेट, ठीक है ना। मतलब एसिटिक अम्ल से
अभिक्रिया डाइएजोमेथेन की कराने पर हमें बनेगा मेथिल एसीटेट। फर्स्ट नंबर सही है, ठीक है ना। 39 नंबर पे आइए, सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखिए। वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों आसानी से क्रिया करते हैं, फेहलिन विलयन या फेहलिन अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, शिव अभिकर्मक, टॉलन अभिकर्मक। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लगाएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में, ठीक है ना। कौन सा अभिकर्मक हो जाएगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। सेकंड नंबर कर लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन फेहलिन विलयन का अपचयन नहीं कर सकता? तो इनमें से कौन है जो कि फेहलिन विलयन का अपचयन नहीं करता? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ठीक है। सेकंड नंबर आपको यहाँ पर मार्क करना है। तो चलिए अगला देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। टोटल हमें 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो C4H11N में कितने प्राथमिक एमीन संभव है? मतलब इससे कितने प्राथमिक एमीन बन सकते हैं? 4, 3, 7, 5। तो राइट आंसर आपको लगाना है यहाँ पर 4। कितने? 4 एमीन इसमें से पॉसिबल हैं, तो कर लीजिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया, नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं कशिश का तेल, मिर्वेन का तेल, सिनेमन ऑयल या विंटरग्रीन का तेल। तो यहाँ पर मिर्वेन का तेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मिर्वेन का तेल, यानी कि सेकंड नंबर आप इसमें लगाएंगे। नाइट्रोबेंजीन जो होता है ये आपका मिर्वेन का तेल होता है, ठीक है ना। मतलब कि C6H5NO2 जो होता है नाइट्रोबेंजीन, इसको मिर्वेन का तेल बोलते हैं। सेकंड नंबर कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अमीनो का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन। तो अमीनो का जलीय विलयन कैसा होता है? तो ये उभयधर्मी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थर्ड नंबर सही है। चलिए अगला देखिए, निम्न यौगिकों में कौन सा टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करता है? तो टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कौन सा करता है? देखिए यहाँ पर आपका नाइट्रोबेंजीन हो गया, ये आपका नाइट्रोबेंजीन में एक यहाँ पर NO2 दिया गया, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पर एनिलीन भी है, जिसमें से देखिए आपका राइट आंसर लगाना है आपको एनिलीन में, ठीक है ना। प्राथमिक एमीन की तरह ये है, तो यहाँ पर एनिलीन में लगाइएगा, आपका ये सही है। तीसरा ऑप्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना, C6H5NH2। चलिए 45 नंबर देखिए, इसमें देखिए कहा गया है निम्न में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती? तो इनमें से कुछ एमीन्स बताई गई जो कि कार्बिल एमीन रिएक्शन को नहीं देती हैं, उनमें से आपका ये हो जाएगा CH3NHCH3, ठीक है ना। मेथिल एमीन, डाई मेथिल एमीन। तो यहाँ पर सेकंड नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, सुक्रोज है, यानी कि जो सुक्रोज होता है ये क्या है? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या ट्राइसेकेराइड। तो यहाँ पर सक्रोज होती है वो डाइसेकेराइड होती है। क्या होती है? बहुत ही मीठी शक्कर होती है। तो यहाँ पर आपका डाइसेकेराइड राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन या ग्लूकोज। देखिए सेल्यूलोज जो होता है ये जानवरों में पचता है, किसमें? पशुओं में या जानवरों में बोलो तो ये आपका मनुष्य में नहीं पचेगा, मतलब कि हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर आप इसमें बिल्कुल टिक कर लीजिएगा, सेल्यूलोज आपका हो जाएगा। अगला देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन, राइबोफ्लेविन, कैल्सीफेरॉल या एल एस्कार्बिक अम्ल। तो विटामिन डी का जो नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, मतलब कि थर्ड नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होता है थायमीन, एस्कार्बिक अम्ल, पायरिडॉक्सिन या राइबोफ्लेविन या रिबोफ्लेविन जैसे बोलते हैं। तो विटामिन बी का आपका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है थायमीन, ठीक है ना, थायमीन। तो फर्स्ट नंबर आपका इसमें करेक्ट है। एंड 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एमिनो अम्ल निम्न में से किसके निर्माण की इकाई होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, वसा के या विटामिन के। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है ना। मतलब एमिनो अम्ल जो है किसके निर्माण के? तो प्रोटीन निर्माण की इकाई होते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे आप लोग सेकंड नंबर। अब आपको कमेंट करना है 50 में से कितने क्वेश्चन आपने किए हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज आपको वीडियो एक टॉपिक का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।